शाहरुख खान जैसे फिल्म स्टार के बेटे आर्यन को जब मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और उनकी टीम ने ड्रग केस में फंसाकर सलाखों के पीछे भेज दिया और लगातार देश दुनिया को चैनलों के जरिए यह बताया जाने लगा कि कैसे शाहरुख खान का बेटा और उसके दोस्त ड्रग डीलर से संपर्क में रहते हैं, ड्रग के इंटरनेशनल रैकेट का हिस्सा है या ऐसे लोगों के संपर्क में है जो मुंबई में ड्रग के सप्लायर हैं। और जब ये खबरें आ रही थी, जब समीर वानखेड़े हीरो बनकर चैनलों पर छा रहा था, तब जानते हैं शाहरुख खान पर क्या बीत रही थी। और शाहरुख खान जैसा सुपरस्टार अपने बेटे की स्थिति पर चिंतित होकर, हताश होकर, परेशान होकर समीर वानखेड़े को कुछ संदेश दे रहा था, व्हाट्सएप मैसेज कर रहा था। एक बार नहीं, बार बार शाहरुख खान के उस व्हाट्सएप मैसेज को, उसके संदेशों को उसी समीर वानखेड़े ने अपने बचाव में मुंबई हाईकोर्ट में पेश किया है। लेकिन उसकी वजह यह है कि समीर वानखेड़े हाईकोर्ट में यह बताना चाहता है कि शाहरुख खान से उसने 25 करोड़ की रिश्वत या 25 करोड़ की डील नहीं की थी, या उसकी तरफ से किसी ने डील नहीं की थी, या शाहरुख के बेटे को फंसाने की उसने साजिश नहीं रची थी, या शाहरुख के बेटे को फंसाकर 25 करोड़ वसूलने की उसकी कोई योजना नहीं थी, जो उसके खिलाफ आरोप लगे हैं। और सीबीआई ने जिन आरोपों के साथ समीर वानखेड़े के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है बीते 12 तारीख को, तो समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान के साथ हुए व्हाट्सएप चैट को बॉम्बे हाईकोर्ट में पेश तो किया है अपने बचाव में। लेकिन उस व्हाट्सएप चैट में क्या है वो सुनिए और समझिए कि शाहरुख खान उन दिनों किस दौर से, किस हताशा से गुजर रहे थे। और अब जब पता चलता है कि समीर वानखेड़े ने और उसके साथ जुड़े लोगों ने, जिन लोगों 5 लोगों के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है, उन 5 लोगों ने कितनी बड़ी साजिश रची थी। मेरे हाथ में 4 पन्ने, 2 अलग अलग अखबार की वेबसाइट में, एक आज तक में है विस्तार से मुस्तफ़ा शेख की स्टोरी है, और दूसरा दैनिक भास्कर में है जो समीर वानखेड़े के खिलाफ सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की है, जिस एफआईआर में 5 लोगों के नाम हैं जो एनसीबी के तत्कालीन जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े, पूर्व एसपी विश्वविजय सिंह, पूर्व इंटेलिजेंस अधिकारी आशीष रंजन, इन सब के नाम हैं। उस एफआईआर को क्वैश करने के लिए, रद्द करने के लिए समीर वानखेड़े ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। और वहीं समीर वानखेड़े की तरफ से ये व्हाट्सएप चैट पेश किया गया, सिर्फ ये बताने के लिए कि शाहरुख खान उससे अपील कैसी कर रहे थे, कैसे मैसेज दे रहे थे। और ये इसलिए सार्वजनिक हुआ ताकि वो अपने को पाक साफ साबित करे और ये बताए कि वो किसी तरह से वसूली में, एक्सटॉर्शन में, या शाहरुख के बेटे को फंसाकर पैसे वसूलने की किसी साजिश का हिस्सा नहीं था, उस पर गलत आरोप लगे, ये कहकर व्हाट्सएप संदेश उसने बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिए। उसके हिस्से पढ़िए और फिर कि क्या इन संदेशों से कहीं ऐसा लगता है कि समीर वानखेड़े निर्दोष है, चूंकि उसी ने ये संदेश बताए। कुछ संदेश बता रहा हूं, अंग्रेजी में है, उसके स्क्रीनशॉट आज ट्विटर पर वायरल है। हिंदी अनुवाद आज तक ने किया है, अगर ये नहीं होता तो मैं खुद करता, जो स्क्रीनशॉट मैंने देखे, लेकिन चूंकि आज तक ने हिंदी किया तो मैं यहीं से आपको बता रहा हूं, गौर से सुनिएगा। शाहरुख ने लिखा था, गिरफ्तारी हुई थी शाहरुख के बेटे की 2 अक्टूबर को, और 3 अक्टूबर को शाहरुख खान ने पहला मैसेज किया था। आपको पता होगा कि शाहरुख के बेटे की एक क्रूज पार्टी के दौरान शाहरुख के बेटे और उसके कुछ दोस्तों की गिरफ्तारी हुई थी। तो शाहरुख का मैसेज है, प्लीज मेरे बेटे को घर भेज दो, मैं आपसे भीख मांगता हूं कि उसे जेल में मत रहने दीजिए। ये छुट्टियां आएंगी और वो एक इंसान के तौर पर टूट जाएगा, उसकी रूह तबाह हो जाएगी। ये हिंदी अनुवाद है। और आपने वादा किया था कि आप मेरे बच्चे को सुधारोगे, उसे ऐसी जगह नहीं भेजोगे जहां से वो पूरी तरह टूट कर और बिखर कर वापस आए। इससे पहले भी कोई मैसेज किया होगा और इसलिए कह रहा है कि आपने वादा किया था। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। एक अच्छे इंसान के तौर पर आप उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो भी उन स्वार्थी लोगों के लिए। मैं वादा करता हूं कि मैं उन लोगों के पास जाऊंगा और उनसे भीख मांगूंगा कि आपके सामने कुछ और ना कहें। मैं अपनी पावर में जो कर सकता है करूंगा, जिससे वो मेरी बात को सुने, और जो भी उन्होंने आपसे कहा है उसे वापस लें। मैं वादा करता हूं ये सब करूंगा और किसी से रुकने की भीख मांगने में पीछे नहीं रहूंगा। प्लीज मेरे बेटे को घर भेज दो। आप भी अपने दिल में जानते हो कि उसके साथ बहुत ज़्यादा हो गया है। प्लीज़ प्लीज़ मैं बतौर पिता आपसे भीख मांगता हूँ। जैसा कि मैंने कहा
ये सारे संदेश समीर वानखेड़े ने, जो आरोपी है, जिसके खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है, उसी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में दी है। लेकिन उसकी मंशा की है क्या है वो आगे हम बात करते हैं। और समीर वानखेड़े पर और गंभीर आरोप क्या है। लेकिन चूंकि शाहरुख ने एक पिता के तौर पर जो संदेश भेजे, जब मैं पढ़ रहा था मैसेज व्हाट्सएप पर, जब मैंने देखा तो सहानुभूति भी हुई। उनकी मानसिक दशा के बारे में सोचकर, मैं भी एक पिता हूं, लगा भी कि किस दौर से शाहरुख गुजरे होंगे, और वो भी तब जब उसके बेटे को, शाहरुख के बेटे को फंसाया गया था। ये सब जानते हुए वो आदमी जो देश का सुपरस्टार है, जिस आदमी को देश में चाहने वाले करोड़ों हैं, वो आदमी कितना लाचार, कितना बेचारा था, क्योंकि एक अधिकारी और उसके गैंग ने उसके बेटे को फंसाया था। तो होता क्या है ऐसे मामलों में, जो मेरा भी तजुर्बा है, कि कोई बड़ा अधिकारी डायरेक्ट पैसे की डील नहीं करता है। पैसे का डील हमेशा कोई बिचौलिया करता है, और ताकि वो अधिकारी जो पैसा ले रहा है, या जिसके कहने पे पैसा लिया जा रहा है, या जो फायदा पहुंचा सकता है, या जिसके हाथ में अधिकार है, अथॉरिटी है, दस्तखत करेगा, वो कभी ना फंसे। तो अगर किरण गोस्वामी या ऐसे लोग ये अगर डील कर रहे थे, तो बिना एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की रजामंदी के हो ही नहीं सकता, क्योंकि किरण गोस्वामी की गाड़ी में बैठाकर उसको पोर्ट से एनसीबी के दफ्तर में लाया गया। वो बेचारा था, कुछ करने की स्थिति में नहीं था, तो संदेश भेज रहा था समीर वानखेड़े को। एक और संदेश है, हमारा परिवार टूट जाएगा। मैं उनसे कहता हूं कि वो आपको कॉल करें। मैं वादा करता हूं कि मैं इसे अपने से फॉलो करूंगा। प्लीज थोड़ा दया भाव दिखाओ, भगवान आपका भला करे। आज हमारा दिल मत तोड़ो यार। ये एक पिता की पिता से दरख्वास्त है। मैं भी अपने बच्चों से वैसे ही प्यार करता हूं जैसे आप करते हो। बाहर के किसी भी इंसान को पिता की फीलिंग पर अपना असर डालने की इजाज़त नहीं है। मैं एक नम्र और दयालु इंसान हूं समीर। प्लीज़ मेरा विश्वास खुद में और सिस्टम में मत तोड़ो। प्लीज़, इससे हमारा परिवार टूट जाएगा। आपकी मदद की कोशिश का शुक्रिया। मैं आपका बहुत आभारी हूं। लव, शाहरुख खान। टुकड़ों टुकड़ों में मैसेज है, उसको एक जगह कंपाइल करके आज तक ने सारे मैसेज को हिंदी तर्जुमा के साथ छापा है। एक और मैसेज है, प्लीज़ उसके साथ थोड़ा नरम रहें और मेरे बेटे को घर आने दें। इससे ज़्यादा मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता। इस पूरे मामले में आपने जो मेरा बर्ताव देखा होगा, आपने जो भी किया, मैं कभी उसके खिलाफ नहीं गया। आपने जब कहा कि आप आर्यन को एक बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं, मैंने इस बात पर यकीन किया। जांच के दौरान मैंने किसी भी तरह से बेटे की मदद नहीं की, न प्रेस में गया, न ही मीडिया में कहा, क्योंकि मुझे आप पर विश्वास है। क्या प्लीज़ आप मेरी बेटी से बात कर सकते हैं? जाहिर है शायद शाहरुख की बेटी से भी बात की होगी उसने, समीर वानखेड़े ने, यह बात कराई होगी। इससे मतलब यही निकलता है। फिर एक आगे की लाइन है, प्लीज़ मुझे कॉल करिए, मैं एक पिता की तरह आपसे बात करूंगा, किसी दूसरी तरह से नहीं। और आप सुन सकते हैं कि मैं जो कुछ कह रहा हूं उसका एक एक शब्द मानूंगा। आप एक जेंटलमैन हैं और अच्छे पति हैं, मैं भी वैसा ही हूं। मुझे कानून के दायरे में रहते हुए मेरे परिवार की मदद करनी होगी। फिर एक मैसेज है, समीर साहब, क्या मैं आपसे प्लीज़ 1 मिनट के लिए बात कर सकता हूं? रिगार्ड्स, शाहरुख खान। मैं ये जानता हूं कि ऑफिशियल नहीं, सही नहीं होगा और शायद पूरी तरह से गलत भी हो, लेकिन एक बार एक पिता की तरह क्या मैं प्लीज़ आपसे बात कर सकता हूं? लव, शाहरुख खान। फिर एक है, मैं वही कर रहा हूं जो आपने कहा। उम्मीद है आप महसूस कर सकते हैं कि मेरे बेटे को बड़ी सीख मिल गई है। अब वो अपने बेहतर भविष्य के लिए मेहनत करेगा। प्यार और केयर के लिए धन्यवाद। इतनी रात में मैसेज करने के लिए माफ़ करना। एक पिता के तौर पर इस समय जागना भी लाजमी है। लव, शाहरुख खान। ऐसे कई मैसेज हैं, और ये मैसेज शाहरुख खान अलग अलग वक्त पर समीर वानखेड़े को कर रहे थे, जब आर्यन सलाखों के पीछे था। देश भर के चैनलों में, दर्जनों चैनलों में आर्यन और उसके साथियों को, जैसा कि मैंने कहा, ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा या ड्रग कंज्यूम करने वाला नशेरी या बेवड़ा या जो भी कहे, उस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा था, उस तरह से चिन्हित किया जा रहा था। और एक मैसेज है, और उसके बाद कि क्यों इस मैसेज पर भरोसा नहीं करना चाहिए अगर ये मैसेज अपने पक्ष में समीर वानखेड़े बॉम्बे हाईकोर्ट में देता है कि एक्टर तो उससे अनुरोध कर रहा था, उसके टच में था शाहरुख खान, इसलिए ये आरोप गलत है कि 25 करोड़ मांगे या मांगने की कोई साजिश रची या फिरौती की कोई कोशिश थी। इसी के बचाव में समीर ने, वानखेड़े ने कोर्ट में दिया है। लेकिन उसका लॉजिक क्या है, उस पर भी आगे आते हैं। इसी में है, आपसे भीख मांगता हूं, हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है।
मेरे परिवार और मेरे बेटे को इसमें जानबूझकर फंसाया जा रहा है। मैं हर किसी से बात करने से बच रहा हूं। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बल्कि मैंने तो उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट की है कि मेरी ओर से कोई स्टेटमेंट ना दें, और जब मैं बोलूँगा तो सच्चाई सबको बताऊँगा कि मैंने क्या क्या किया है, और उन स्टेटमेंट्स में भी ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपकी छवि खराब करे। मैं कसम खाकर कह रहा हूँ सर, मैं भीख मांग रहा हूँ सर। ये शाहरुख खान उस समीर वानखेड़े को कह रहा था जिस पर आज संगीन आरोप है, जो उस समय सिंघम बन रहा था, हीरो बन रहा था, और आज विलेन है। और उस आर्यन खान को क्लीन चिट एनसीबी की ही एसआईटी ने पिछले साल मई में ही दे दी। वो आर्यन खान, उसके वो 26 दिन जो सलाखों के पीछे बीते, उसे कौन वापस करेगा? और वो समीर वानखेड़े जो एनसीबी में जोनल अधिकारी के तौर पर, जोनल डायरेक्टर के तौर पर एक तरह से गिरोह चला रहा था। समीर वानखेड़े पर रिया चक्रवर्ती के मामले में भी जिस तरह से गिरोहबंदी की, वहां भी बहुत सवाल और बहुत आरोप है। लेकिन वो समीर वानखेड़े अब सीबीआई के शिकंजे में है। सीबीआई ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और उसके करप्शन के, घुसखोरी के, रिश्वतखोरी के कई मामले सामने आ रहे हैं। उस पर भी आगे बात करेंगे। लेकिन उसी एफआईआर को रद्द करने के लिए समीर वानखेड़े ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, और ये सारे व्हाट्सएप चैट अपने बचाओ। इसी में और शाहरुख ने क्या कहा? शाहरुख ने कहा है, लिखा व्हाट्सएप, और जी मैंने जैसा कि कहा ये अलग अलग समय के व्हाट्सएप चैट हैं जो दैनिक भास्कर और आज तक के हवाले से हिंदी बता रहा हूं। एक व्हाट्सएप है, शाहरुख का संदेश है समीर वानखेड़े के नाम। मैं वादा करता हूं कि मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। बस मेरे बेटे और मेरी फैमिली पर थोड़ा एहसान करो। हम बेहद साधारण लोग हैं। मैं मानता हूं कि मेरा बेटा थोड़ा अलग मिजाज का है, लेकिन वो एक अपराधी की तरह जेल में रहना बिल्कुल डिजर्व नहीं करता। प्लीज़ अपना दिल थोड़ा बड़ा करो। ये शाहरुख मैसेज कर रहे थे। आप उन लोगों की बातों में आकर मेरे बेटे का नुकसान मत कीजिए। मैं नहीं चाहता कि आप उसे ऐसी स्थिति में डाल दें जहां से उसका निकलना मुश्किल हो जाए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आप मेरे बेटे को सुधारने में मदद ना करो। मैं मीडिया के पास नहीं गया, मैंने कोई बयान नहीं दिया, मैंने बस आपकी अच्छाई पर भरोसा किया। शाहरुख बार बार कह रहे हैं कि मैंने कोई बयान नहीं दिया, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, मैं मीडिया के सामने नहीं जा रहा हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करो। और इसलिए लोग शाहरुख की तारीफ कर रहे थे कि उस समय शाहरुख चाहते प्रेस के सामने आते। अगर उनसे वसूली की कोशिश हो रही थी, जो सीबीआई कह रही है 50 लाख रुपए एडवांस या 50 लाख रुपए वसूल लिए गए, जिससे कहा जा रहा है बाद में वापस किया गया, उसमें और कुछ लोगों के नाम है, उस पर आगे बताते। शाहरुख चाहते तो मीडिया के सामने आ सकते थे, लेकिन ना आए और ये कहते रहे कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बस मेरे बेटे को छोड़ दो। इसी में एक और संदेश है। हालांकि समीर का भी कुछ जवाब है, जिसमें भास्कर ने छापा, डियर शाहरुख, ये सब देखकर मेरा भी दिल दुख रहा है। हमारे साइड से भी कोई खुश नहीं है, आप अपना ध्यान रखिए। एक जगह और समीर ने जवाब दिया है, शाहरुख, काश मैं आपसे एक दोस्त की तरह बात कर सकता और पूरे मामले को समझ सकता। मैं चाहता हूं उस बच्चे को एक अच्छा माहौल देना, उसके हित के लिए सोचना, लेकिन कुछ बेकार लोग अपने स्वार्थ के चक्कर में काम खराब करने में लगे। अब ये कौन बेकार लोग थे, कौन काम खराब करने में लगे थे, ये तो अब जब सीबीआई जांच करेगी या अगर ये आगे पता चलेगा तो देखते हैं। लेकिन फिलहाल शाहरुख के वो संदेश, जिसमें शाहरुख ने एक और संदेश है कि मैं वही कर रहा हूं जो आपने कहा। उम्मीद है आप अच्छा महसूस कर सकते हैं कि मेरे बेटे को बड़ी सीख मिल गई है। अब वो अपने बेहतर भविष्य के लिए मेहनत करेगा। प्यार और केयर के लिए धन्यवाद। इतनी रात में मैसेज करने के लिए माफ़ करना। अच्छा, ये मैं बता चुका हूँ। एक लॉ अफसर के तौर पर आप बिना ईमान खोए हमारी मदद कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिए। मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। मुझे टेक्निकल चीज़ें नहीं पता है, लेकिन अगर आपको और आपके डिपार्टमेंट को ठीक लगे, एक शॉर्ट रिप्लाई। मैं वादा करता हूँ कि आपको उससे भी जो मदद होगी वो करूँगा, वो करेगा। बिना किसी निगेटिव इमेज के हमारी फैमिली उसे घर पर लाना चाहती है। भविष्य में ये उसकी काफ़ी मदद करेगा। पिता के रूप में मैं आपसे यही अनुरोध कर रहा हूँ। फिर से शुक्रिया। एक और मैसेज है, मैं आपसे भीख मांगता हूं। क्या लाचारगी थी, क्या बेचारगी थी शाहरुख खान की। मैं आपसे भीख मांगता हूं। हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे परिवार और बेटे को इसमें जानबूझकर फंसाया जा रहा है। मैं हर किसी से बात करने से बच रहा हूं। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बल्कि मैंने तो उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट की है कि वो मेरी ओर से स्टेटमेंट भी न दें। ये भी है। तो इस तरह के बहुत सारे संवाद, SMS, टेक्स्ट जो व्हाट्सएप किए होंगे, वो सारे कोर्ट में अपने बचाव में FIR क्वैश करने के लिए दिए हैं कि ये एक्टर से, शाहरुख खान से उनकी बात हो रही थी और शाहरुख खान उनसे
बेटे को बचाने की बात कर रहे थे, ऐसा समीर की तरफ से जो खबर आ रही है कि समीर की तरफ से कोर्ट में दिया गया है। अब जरा सोचिए समीर वानखेड़े पर आरोप क्या है, और समीर वानखेड़े के आरोपों को, या समीर वानखेड़े ने आर्यन पर जो आरोप लगाया और जिसके तहत बुक किया और ड्रग डीलर की टीम का हिस्सा बताना या इंटरनेशनल ड्रग रैकेट में जो लोग शामिल हैं उनसे जुड़ा होना, उसके सबूत की बात एनसीबी ने उस दौर में जो कुछ कही, वो सारे आरोप गलत साबित हुए। एनसीबी नहीं, उसी के महकमे ने, उसी के महकमे की तरफ बनी एसआईटी ने आर्यन खान को क्लीन चिट दी और समीर वानखेड़े आरोपों के घेरे में। अब तो सीबीआई की एफआईआर दर्ज हुई। अब सीबीआई के एफआईआर में क्या है, और समीर वानखेड़े की जो रिश्वतखोरी से कमाई गई दौलत है, जायदाद है, या जो कहा जाता है कि उसके पास जितनी आय से अधिक संपत्ति या पैसे हैं, उसका भी एक हिसाब आया है सामने, वो भी आगे बताता हूं। लेकिन सीबीआई ने क्या कहा एफआईआर में? सीबीआई ने इस जो एफआईआर किया है सीबीआई ने, उसमें सीबीआई का कहना है कि 2 अक्टूबर 2021 को मुंबई पोर्ट ट्रस्ट पर क्रूज शिप में रेड डालने से पहले एनसीबी मुंबई यूनिट ने एक इंफॉर्मेशन नोट तैयार किया। इसमें 27 लोगों के नाम थे। इंफॉर्मेशन नोट को मॉडिफाई करने के बाद 10 लोग रह गए। सीबीआई का दावा है कि एक एनसीबी द्वारा एक प्राइवेट पर्सन होते हुए भी किरण गोसावी को आज़ादी दी गई, जिसका उसने गलत इस्तेमाल किया। किरण गोसावी वो शख्स था जिसने एक सेल्फी ली थी आर्यन खान से एनसीबी की हिरासत में। तो ये सवाल उठे किरण गोसावी वहां कैसे पहुंचा, और ये आरोप है कि किरण गोसावी ही समीर वानखेड़े के बिहाफ में पैसे वसूलने की साजिश में लगा हुआ था, या उस प्लॉट या प्लान का हिस्सा था। उसी में सीबीआई ने कहा है कि उसने सैनविल डिसूजा और अन्य लोगों के साथ मिलकर आर्यन के परिवार से 25 करोड़ की उगाही की साजिश रची, धमकी दी कि आर्यन को एनडीपीएस एक्ट में फंसा दिया जाएगा। बाद में किरण और अन्य आरोपियों ने 18 करोड़ में मामला सेटल करने का फैसला किया। टोकन मनी के रूप में 50 लाख रुपए ले लिए, लेकिन कुछ घंटे बाद यह रकम वापस कर दी। सुनील मेल्होत्रा की रिपोर्ट है, मुंबई नवभारत टाइम्स में अभी 3 दिन पहले छपी है। और इसमें यह भी है कि सीबीआई ने अपनी एफआईआर में यह भी कहा कि प्राइवेट पर्सन किरण गोसावी, जिसकी तस्वीर आई थी, बार बार मैं कहूंगा, और सैनविल डिसूजा को भी आरोपी बनाया गया है। इस एफआईआर जो सीबीआई ने एफआईआर की है, 2 अक्टूबर 2021 को आर्यन और अन्य आरोपियों को गोसावी की गाड़ी में बिठाकर मुंबई पोर्ट ट्रस्ट से एनसीबी के मुंबई मुख्यालय लाया गया। अगर एनसीबी का छापा था, एनसीबी ने अगर आर्यन को पकड़ा, आर्यन और उसके साथियों को और जो लोग थे, तो फिर ये प्राइवेट एक आदमी किरण गोसावी उसकी गाड़ी में एनसीबी के दफ्तर क्यों लाया गया? उस समय भी सवाल उठे थे। लेकिन माहौल मीडिया का ऐसा था कि कोई आर्यन और उसके बेकसूर होने पर कोई सुनने को तैयार नहीं था। सबके लिए समीर वानखेड़े सिंघम था, सबके लिए समीर वानखेड़े जो कह रहा था वही सही था, और आर्यन सबके लिए विलन था क्योंकि वो शाहरुख खान का बेटा था। देश में क्या माहौल है आप जानते हैं। इसी में है सीबीआई का कहना है कि ऐसा जानबूझकर किया गया ताकि आभास हो कि किरण गोसावी एनसीबी का ही आदमी है। रेड के बाद भी किरण गोसावी का एनसीबी ऑफिस में साथ रहना किसी जांच एजेंसी के बनाए नियमों का सरासर उल्लंघन है। किरण गोसावी ने आर्यन के साथ सेल्फी ली और मोबाइल पर आर्यन का वॉइस नोट रिकॉर्ड किया था। ये सारी कहानी आ चुकी है। अब चूंकि बात समीर वानखेड़े की हुई और समीर वानखेड़े ने अपने बचाव में पेश करते हुए कोर्ट में कहा है कि वो निर्दोष है और उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है, ये सब उसने कोर्ट ने कहा है। अब सोमवार 22 मई की तारीख तय हुई है, तब तक उसको राहत मिली है। अब समीर वानखेड़े के बारे में जितनी कहानियां आ रही हैं बीते कुछ दिनों से लगातार, उन कहानियों में यह है कि समीर वानखेड़े की जो इनकम टैक्स रिटर्न है या समीर वानखेड़े की जो आमदनी है, उससे कहीं ज़्यादा वो खर्चा करते रहे हैं। उसकी बहुत सारी कहानियां आज मैं देख रहा था। सोहित मिश्रा जो एनडीटीवी के जर्नलिस्ट हैं, मुंबई ब्यूरो में अच्छे रिपोर्टर हैं, उन्होंने बहुत सारी जानकारियां अपने ट्विटर हैंडल पर लिखी है कि यूनाइटेड किंगडम में, यूके में 19 दिन केवल 1 लाख रुपए में कोई बिता सकता है। समीर वानखेड़े के खिलाफ एनसीबी के विजिलेंस जांच में पता चला कि वानखेड़े ने यूनाइटेड किंगडम के 19 दिन का खर्च केवल 1 लाख बताया। इस रिपोर्ट में और भी 1 लाख इसलिए बताया कि ये खेल होता है, पैसा कोई और देता है, खर्च कोई और करता है, टिकट कोई और कटाता है, रहने का इंतजाम कोई और करता है। लेकिन आप एक टोकन अमाउंट, मिनिमम अमाउंट दिखाते हैं, वही मिनिमम अमाउंट दिखाया। इसी में है कि इसी में है वानखेड़े की विदेश यात्राओं को लेकर कई खुलासे एनसीबी की रिपोर्ट में हुए हैं। 2017 से 21 तक वानखेड़े अपने परिवार के साथ 6 बार विदेश यात्रा गया और इन यात्राओं में 55 दिन तक विदेश में रहने के बावजूद खर्च केवल 8,75,000 बताए गए।
जबकि रिपोर्ट के अनुसार इतने पैसे में केवल हवाई यात्रा के खर्च पूरे होते हैं। इन यात्राओं का सही ब्यौरा नहीं है। मतलब वो 55 दिन कहाँ रहा। विदेश में कई देशों में आप साधारण होटल में भी रहते हैं, गाड़ी से चलते हैं, तो 25 से 50 हज़ार प्रतिदिन का खर्चा होता है। तो वो खर्चा कहाँ है, उसका जिक्र नहीं है। तो इस तरह से वैसे ही 22.5 लाख रुपए की सोने की रोलेक्स घड़ी वानखेड़े ने विरल जमालुद्दीन राजन नाम के एक शख्स से 17 लाख में उधार में खरीदी। एक तो 22.5 लाख घड़ी खरीदी 17 लाख में उधार में, तो ये सवाल कि 22.5 लाख की घड़ी कोई 17 लाख में उधार में क्यों बेचेगा। इसी तरह से और जबकि इसकी कीमत को लेकर कहानी है इसी तरह से है। वानखेड़े ने खुद के 4 घड़ी बेचे तो उसे तुरंत इसी विरल जमालुद्दीन राजन ने 7,40,000 रुपये में खरीद लिए। यानी खुद घड़ियों को बेचा, तुरंत पैसे मिले। दूसरी तरफ खुद 22 लाख की घड़ी उधार में खरीदा और उससे कम कीमत पर खरीदा। इस तरह की बहुत सारी कहानियां आ रही है। ये भी है कि 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 के बीच समीर वानखेड़े और उनकी पत्नी क्रांति रेडकर की कुल आय 35,61,460 है। केवल मालदीव ट्रिप और रोलेक्स घड़ी जो ली गई उसका खर्च 29,30,000 रुपये है। ऐसे में जिन चीज़ों का जिक्र रिपोर्ट में है उसके पैसे कहाँ से आए। वानखेड़े ने विदेशी दौरों और महंगी घड़ियों की खरीद के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी है। इस तरह की बहुत सारी जानकारी है। आज तक ने ये भी विस्तार से दिया है। कुछ सवाल खड़े किए हैं कि समीर वानखेड़े इन विदेशी दौरों में अकेले गए, परिवार के साथ गए, बिजनेस में गए, क्लास में गए, इकोनॉमी में गए या फर्स्ट क्लास में गए, 5 स्टार 4 स्टार होटल में उनकी बुकिंग कैसे हुई, पेमेंट किसने किया। इस तरह की बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं समीर वानखेड़े पर। इन सवालों का जवाब अब जांच कैसे होती है, सीबीआई क्या जांच करती है। चूँकि सीबीआई ने जो मामला दर्ज किया है उसके खिलाफ, उसमें घूसखोरी का भी मामला है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत, तो क्रिमिनल कंस्पिरेसी और एक्सटॉर्शन का मामला है। पैसे लेने जो कहा गया 25 करोड़ की मांग की गई थी, 18 करोड़ पर सेटल हुआ, और क्रिमिनल कंस्पिरेसी आर्यन खान को फंसाने का। तो ये सब कहानियाँ बार बार तरह तरह की कहानी आ रही है। शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान गिरफ्तार हो ड्रग के मामले में कई लोगों के साथ, और उसके बाद एनसीबी के दफ्तर में बैठकर कोई किरण गोसावी नाम का आदमी सेल्फी खींच रहा है और फोटो वायरल हो रही है। तो ये मुमकिन है। तो जाहिर है किरण गोसावी समीर वानखेड़े का आदमी था। किरण गोसावी जो भी डील कर रहा था वो समीर वानखेड़े के बिहाफ में कर रहा था। और शाहरुख खान मैसेज में तो ये नहीं लिखते या संवाद में ये मैसेज नहीं करते कि तुमने समीर 25 करोड़ मांगे या तुम्हारे आदमी ने 18 करोड़ मांगे या 7 करोड़ मांगे, मैं कितना दूं, कम कर दो, थोड़ा डिस्काउंट ऑफर दो, ऐसा कोई लिखता नहीं है। तो शाहरुख खान के उस संदेश से ये इन्फ्लुएंस निकालना, ये मतलब निकालना कि रिश्वत नहीं मांगी गई, रिश्वत क्या कहें, वसूली नहीं करने की कोशिश हुई, एक्सटॉर्शन, दरअसल रिश्वत तो नहीं एक्सटॉर्शन, ये कहीं साबित नहीं होता। ये कोर्ट ऑफ लॉ में जो दोनों पक्ष के वकील होंगे उनके जिरह से पता चलेगा क्या है। लेकिन इसने बचाव में अपना यही तर्क दिया कि शाहरुख खान उन्हें उनके टच में थे और संपर्क कर रहे थे और ऐसे मैसेज कर रहे थे। कोई भी पिता यही करेगा और हमेशा बिचौलिया अपने काम में लगा होता है दोनों तरफ से। तो बिचौलिया की भूमिका जो लोग कर रहे थे उनको भी सीबीआई ने, उनको भी रडार में लिया है, उन पर भी शिकंजा कसा, और तभी सीबीआई ने बिना पर्याप्त साक्ष्य के समीर वानखेड़े जैसे अधिकारी पर सीबीआई ने हाथ नहीं डाला है। और उससे पहले जो विजिलेंस जांच हुई एनसीबी की, उसमें भी सारी चीजें पाई गई और सारे सबूत मिले, तभी ये सीबीआई ने फिर एफआईआर दर्ज की। अब देखना आगे क्या होता है, कैसे हाईकोर्ट में, बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख क्या होता है, क्योंकि अगली तारीख 22 में है मेरे ख्याल से। लेकिन जिस ढंग से आर्यन खान को फंसाया गया वो दौर आज भी मैं भूलता नहीं। टेलीविजन चैनलों पर 2 अक्टूबर 2021 को गिरफ्तारी, और अभी देख रहा हूँ टाइमलाइन, 4 अक्टूबर को एनसीबी ने आर्यन, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा समेत और जो लोग थे इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग मामले में सबूत होने का दावा किया कि ये लोग इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग से जुड़े हैं। और जितना एनसीबी की तरफ से खबरें प्लांट होती थी उससे 10 गुना ज़्यादा ब्लो अप करके चैनलों पर चलती थी। आज आर्यन खान क्लीन चिट पाकर अपने घर में अपने पिता के साथ होगा। शाहरुख के चैट, एक अच्छे पिता, एक परेशान पिता, एक चिंतित पिता और अपने बेटे के लिए बुरी तरह से लाचार पिता, उसकी तस्वीर पेश करती है। ये पेश करता है शाहरुख खान का एक संदेश। अब देखना है कोर्ट का रुख क्या होता है। लेकिन एक बात तय है कि अगर शाहरुख खान के बेटे को और ऐसे लड़कों को समीर वानखेड़े जैसा कोई शख्स फंसाता है, फंसाने की साजिश रचता है और एक गैंग की तरह काम करता है, तो उसे लंबे समय तक सलाखों के पीछे जरूर जाना चाहिए।
फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है तो अच्छी बात है, ज्वाइन कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।